हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सीधे रुक करेंगे चर्चा में सैयद जफर इस्लाम का। सैयद जफर इस्लाम, जब विपक्ष में होते हैं तो अर्थशास्त्र अलग किस्म का होता है और जब सत्ता में आ जाते हैं तो अर्थशास्त्र की समझ बदल जाती है क्या? देखिए दोबारा जी 40 सेकंड लूंगा, पूरे जवाब दूंगा, बीच में टीका टिप्पणी मत कीजिएगा जैसे बाकी लोगों को नहीं किया। पहली बात तो मैं बताना चाहता हूँ, सरकार ने पूरे खजाने खोल दिए गरीबों के लिए, मध्यम वर्ग के लोगों के लिए। और अब मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, चाहे वो एक्साइज ड्यूटी, सिर्फ एक्साइज ड्यूटी से तेल के दाम नहीं बढ़ते, वैट लगता है और जो भी रेवेन्यू आता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो सेंट्रल गवर्नमेंट उसका 40% जो है स्टेट, 39% स्टेट को पास कर देती है और सिर्फ 61% उसके पास रहता है। और उसके पर स्टेट जो है वैट भी लगाती है, वैट का मुनाफा स्टेट में जाता है। और उसके बाद सारी जो है सेंट्रल वेलफेयर स्कीम जो है सरकार चलाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। चाहे देखिए 3 लाख करोड़ मध्यम वर्गों के लिए दिया जो है एमएसएमई को सपोर्ट, चाहे आप देखिए, मैंने फिर से कहा कि देखिए आप 3 महीने का राशन फ्री, चाहे आप रिफिल करने, गैस रिफिल करने की बात आई वो भी फ्री, चाहे आप गरीबों को, किसानों को और नौजवानों को, बूढ़े बुजुर्गों को उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। साथ साथ मैं बताना चाहता हूं कि देखिए इन्फ्लेशन भी, आप अगर मापदंड कह रही बार बार महंगाई का असर पड़ेगा, तो इन्फ्लेशन हमने मेंटेन करके रखा है। अलका लांबा से पूछिए कि डबल डिजिट इन्फ्लेशन में छोड़ के गई थी सरकार, और अभी सब सिंगल डिजिट पे और भी लो सिंगल डिजिट में जो है इन्फ्लेशन है, महंगाई कहीं नहीं बढ़ी है। दूसरी बात आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इतनी तकलीफ है अलका लांबा जी, इतनी तकलीफ है तो आप एक्साइज तो बढ़ जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट बढ़ा रही है, आप स्टेट गवर्नमेंट को बोलिए ना कि वैट ना बढ़ाए। अच्छा ठीक है सर मैं बैठी हूँ ना यहाँ पर सवाल करने के लिए, आपसे भी सवाल करने के लिए मैं बैठी हूँ, कांग्रेस से भी, समाजवादी पार्टी से भी, जेडीयू से भी मैं बैठी हूँ यहाँ सवाल करने के लिए। मुझे आने दीजिए बीच में। आप ये जो गणित बता रहे थे सैयद जफर इस्लाम साहब की, देखिए एक्साइज ड्यूटी, उससे जो रेवेन्यू आता है वो सरकार जो है वेलफेयर स्कीम्स में खर्च करती है, वो सरकार जो है वो स्टेट्स को भी हिस्सेदारी देती है। ये सब सर 2014 के बाद से शुरू हुआ है क्या देश में? 2014 से पहले ये सिस्टम नहीं था क्या? ये सब आपकी सरकार ने आकर शुरू किया है क्या? सर इसे कहते हैं हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। लेकिन हाँ, एक बड़ा वैलिड पॉइंट जो आपने उठाया और आपसे पहले राजीव रंजन जी ने भी उठाया था कि अलका लांबा जी, जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वहां पर कम से कम वैट ही थोड़ा कम करके आम आदमी को राहत दिलवा देती। रोमाना, ये जो राजीव रंजन जी बोल रहे हैं ना, प्लीज, मैं बिल्कुल चाहती थी कि बिहार एक उदाहरण बने कांग्रेस राज्यों के लिए। इनसे पूछिए, बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने क्या 18 मई को कैबिनेट में 2 रुपए पेट्रोल डीजल का जफर इस्लाम, अच्छा नहीं लग रहा है, आप लगातार बोल रहे हैं, जरा शांति से सुन लीजिए, उसके बाद दोबारा आइएगा। आपने नॉन स्टॉप 2 मिनट अपना जवाब दिया था, अब सुनिए दूसरों को। बिहार की सरकार ने कैबिनेट में 18 मई को 2 रुपए पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए। मुझे तो लगता था ये हमारे लिए एक उदाहरण बनेगी बिहार की रंजन जी की सरकार। अब मैं आपको बताती हूँ बात, रोमाना, यहाँ पर आप और मैं बैठकर 4 राज्यों के, कांग्रेस राज्यों की नहीं कर रहे, देश के बाकी राज्यों, पूरे देश की आबादी जो कोरोना जैसी महामारी में बेरोजगार हो चुकी है, उनके जख्मों में मलहम की जगह नमक छिड़का जा रहा है। मैं बताती हूँ, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, बहुत दूर नहीं जा रही, 2014 जब हमने छोड़ा, सही कहाँ छोड़ा बताती हूँ, एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पर 9 रुपए 20 पैसे। कितनी? 9 रुपए। आप कितनी ले रहे हैं पेट्रोल पे एक्साइज ड्यूटी 2020 में? 32 रुपए 98 पैसे। डीजल पर हमारे समय पर 2014 में कितनी थी डीजल पे एक्साइज ड्यूटी? 3 रुपए 46 पैसे। आज कितनी है एक्साइज ड्यूटी 2020 में? 31 रुपए 83 पैसा। आप कहते हैं कि हमने जनता को राहत, 18 लाख करोड़। ठीक है एक मिनट, मैं जरा सा राजीव रंजन जी के पास आऊं, उससे पहले मैं अभिषेक जी को यहाँ पर लेकर आना चाहती हूँ। मैं अभिषेक जी एक बात समझना चाह रही हूँ, 2013-14 में जिस तरीके का हमने आक्रोश देखा था तेल की कीमतों को लेकर कि भाई नारे बाकायदा चुनाव में बहुत हुई जनता पर पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार हम सबको पता है सर वो किस तरीके के नारे थे। क्या 2020 आते आते अब क्या लोग इम्यून हो गए क्या? मतलब लोगों को भी क्या फर्क नहीं पड़ता है पेट्रोल डीजल की कीमतें अगर बढ़ रही हैं, मुद्दा बन नहीं पाता है क्योंकि, या फिर यह विपक्ष की कमजोरी है? सर रमोना जी, मुद्दा बहुत बड़ा है, लोगों की कमर टूट रही है, एक तरफ नौकरियां जा रही हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की भारी समस्या है,
उनके पास डेट्स की दिक्कत हो रही है, ईएमआईज नहीं पे कर पा रहे हैं। मुद्दा बहुत बड़ा है। सिर्फ कोरोना की वजह से लोग इस समय घरों के अंदर फंसे हुए हैं और बाहर निकल के सड़क पे हम लोग अगर करना चाहें तो हमको ये संकोच लगता है कि ऐसा ना हो हमारी वजह से लोग सड़कों पे आए और उसमें किसी को कोरोना हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं हम लोग को ऐसी महसूस होती है कि मॉरली हमारी। बहुत बड़ा मुद्दा है और ये पहली बार देश में डीकपलिंग अगर हुई है इस ट्रेंड की तो मोदी सरकार में हुई है। आप अगर पिछले अभी जब इस्लाम साहब बात कर रहे थे, मुद्दा बड़ा है तो फिर तो राजीव रंजन जी को आना चाहिए। अगर वाकई में इतना बड़ा मुद्दा है राजीव रंजन जी, बिहार में तो फिर चुनाव होने हैं, तो फिर क्या वैट हम देखेंगे कम होगा या फिर केंद्र पर आप दबाव बनाएंगे, एक्साइज ड्यूटी में कुछ राहत मिलेगी? क्या लगता है आपको? हमारे राज्य में दोबारा की हमारे यहाँ पेट्रोल पर 22% हमारे यहाँ ये वैट है और डीजल पर 15% है हमारे यहाँ। और अभी मैं सुन रहा था अलका लांबा जी क्या, इनकी पहली जो पार्टी थी इसके पहले दिल्ली में 30% वो वैट ले रहे हैं और इनके चारों राज्यों में वैट हमारे राज्य से ज्यादा है। देखिए ये सवाल इतना बड़ा है, इन्हें या जफर इस्लाम साहब हो या हम तमाम जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्लीज देखिए अभी आप कांग्रेस बीजेपी बनाई। मैंने आपसे राजीव रंजन जी सवाल ये पूछा कि बिहार में तो चुनाव है और अगर वाकई में पेट्रोल डीजल की कीमतें चुनावी मुद्दा है, अगर आपको लगता है कि हाँ ये चुनावी मुद्दा है, तो मैं आपसे बस ये समझना चाह रही हूँ सर, आप लोग बिहार में कैसे राहत देंगे आम आदमी को? जनता समझ रही है। एक ऐसी परिस्थिति है जिसको दुनिया ने कभी नहीं देखा। अच्छा, खजाना खाली हो, टैक्स कलेक्शन बहुत ही कम हुआ है, 45% औसतन टैक्स कलेक्शन हुआ है जीएसटी का। राज्य सरकारों को कोरोना के कारण अपने संसाधन बढ़ाने पड़े हैं और इसीलिए देखिए ये जो भी लोग होंगे अलग अलग पार्टीज में अपनी अपनी बात रखेंगे। ये एक मल्टी पार्टी सिस्टम की जिम्मेवारी है, क्या जो भी संसाधन आप दूसरे वैकल्पिक ढूंढ सकते हैं वो ढूंढिए। तो सर आप जो बात कह रहे हैं राजीव रंजन जी, मैं आप ही की बात के जवाब के लिए अलका लांबा जी के पास चलती हूँ। अलका लांबा जी, फिर तो आपको ये मानना चाहिए कि ये सत्ता पक्ष की काबिलियत है। सत्ता पक्ष जो है वो जनता को ये समझाने में कामयाब हो रहा है कि साहब हम जो कीमतों में इजाफा कर रहे हैं दरअसल वो देश निर्माण के लिए, देश हित के लिए, और इसी वजह से ये मुद्दा बनेगा ही नहीं। तो रोमाना मेरी बात सुनिए, आप जो बहस कर रही है क्या खुद के लिए कर रही है? कांग्रेस जो आवाज उठा रही है अपने लिए उठा रही है। देश की 135 करोड़ की आबादी जो कोरोना की महामारी में बेरोजगार हो चुकी है, महंगाई की मार पड़ रही है, और अब तो आपने अभी सुना ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, चीजें महंगी होंगी और मार पड़ेगी। 18 बताना चाहता हूँ, अलका लांबा जी, लेकिन अगर लोगों के मन में ये है साहब कि नून रोटी खाएंगे देश निर्माण में, लेकिन भागीदारी जरूर दिखाएंगे, तो फिर क्या कर लेगी कांग्रेस? राष्ट्रवाद चलेगा नहीं। हाँ। ये फर्जी का राष्ट्रवाद ज्यादा दिन चलेगा नहीं। ये फर्जी राष्ट्रवाद है। ठीक है, मैं जवाब देती हूँ। मैं सैयद जफर इस्लाम को लेकर आ रही हूँ। सैयद जफर इस्लाम, ये देश निर्माण वाली बात आपकी फर्जी का राष्ट्रवाद है, अलका लांबा ये कह रही हैं। आइए देखिए, 2009 से 2014 तक इन्होंने 1,10,000 करोड़ जो है रूरल डेवलपमेंट के लिए काम एलोकेट किया। हमने 5 सालों में 2,64,000 करोड़ का एलोकेशन किया, 240% ज्यादा किया। हम घरों में बिजली लेके घर घर तक बिजली पहुंचाने का काम किया, पानी पहुंचाने का काम किया, सड़क बनवाने का काम किया, संसाधन बनाया, कोल्ड स्टोरेज बना रहे हैं, बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं, और ये आपके पास आ जाऊंगी तब जवाब दे दीजिएगा, उनको बोलने दीजिए। घर को बना रही थी। वैसे भी दिक्कत आ रही है, कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ अपना बनाया और हम देश निर्माण में लगे। कांग्रेस पार्टी ने खुद को और खुद के पार्टियों के पार्टी को निर्माण में लाया, हम देश के निर्माण में लगे हैं, इसलिए हमने ज्यादा एलोकेशन किया। आप देखिए ना मनरेगा में हमारा हाईएस्ट एलोकेशन हमने मनरेगा में। मैं एक न्यूट्रल व्यू लेती हूँ, मैं अजय बंसल जी को लेकर आऊंगी। अजय बंसल साहब, आप सुन रहे हैं यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर बीजेपी, कांग्रेस, जेडीयू, समाजवादी पार्टी के नजरिए सामने निकल कर आ रहे हैं। मैं तो आपसे ये जानना चाहती हूँ कि भाई पेट्रोल पंप पर जब आम आदमी आता है तेल डलवाने के लिए, क्या उसके जहन में ये बात होती है कि सत्ता में कौन है, कौन कीमत बढ़ा रहा है? क्या इससे उसे फर्क पड़ता है? ये आपने मेरे मन की बात कही बिल्कुल, कि हम लोग जो कि एक फेस है सामने, किसी भी प्रकार का गुस्सा जब तेल का निकालते हैं तो सबसे पहले कोई आदमी, आम आदमी जब पेट्रोल डलवा रहा होता है और उसे लगता है कि मैं
बहुत पहले ही परेशान हूँ, इतनी महंगाई के कारण मुझे मजबूरी के कारण लेना पड़ रहा है, तो वो हम पर ही गुस्सा निकालता है, उसको गुस्सा जरूर है। और सबसे बड़ी बात देखिए, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूँ, मैं एक यहाँ पर जो डिबेट में हूँ एक एसोसिएशन का एक पदाधिकारी होने के नाते हूँ, लेकिन मैं एक जरूर कहना चाहूँगा एक आम आदमी के तौर पर कि सरकार का राइट है, जैसे कि कोई हमारे सरकार को चाहिए, चाहे स्टेट है चाहे गवर्नमेंट है, उसको एक रेवेन्यू चाहिए, लेकिन सबसे जरूरी टाइमिंग जो है वो बहुत गलत हो जाती है। जबकि आप देख रहे हैं कि आज मेट्रो बंद है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर की बसेस बंद हैं, आदमी को आप अपने अपने पेट्रोल अपने मोटरसाइकिल या कार में मजबूरन चलना पड़ रहा है इस महामारी के दौर पे। राज्य सरकार ने अपना पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा के, एक मिनट मैडम, लेट मी कंप्लीट कि वो उन आदमियों को, जो आदमी भी मजबूर है, जो बेचारे अभी मेट्रो के किराए पे चल रहे थे, मेट्रो नहीं चल पा रही है, ट्रांसपोर्ट बसेज नहीं चल पा रही है, उन लोगों को अपना वाहन या किसी से मांग कर वाहन चला रहे हैं, उसके अंदर इस वक्त जो है पेट्रोल डीजल का दाम इस तरह बढ़ते रहना बहुत एक जो है उनके लिए बहुत गुस्से का कारण है। हाँ। दूसरा जो मुझे लगता है कि आप जो है ये जो सेक्टर है इसको एक सबसे आसान जरिया मानते हैं पैसा इकट्ठा करने का। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है, जो सबकी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मैं आज गुजारिश करूंगा आपके माध्यम से और आपके स्टेज पे कि आप जीएसटी में, कांग्रेस भी बैठी है, बीजेपी भी बैठी है, समाजवादी पार्टी बैठी है, क्यों नहीं कम से कम एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए इसको जीएसटी में लाकर 28% के स्लैब के अंदर, हायर स्लैब के अंदर किसी तरह भी आप जीएसटी में लाकर वन नेशन वन रेट की थोड़ी पे कम से कम डीजल को तो ले आइए, ताकि आम आदमियों की वस्तुओं पर ज्यादा असर ना पड़े। आप महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं, आप महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं और इन सवालों का जवाब सैयद जफर इस्लाम आपको देना होगा। सर, आखिर कब तक यूं आम आदमी को निचोड़ती रहेंगी सरकारें? ये पेट्रोल डीजल की कीमतों का खेल, टैक्स का खेल, अपना खजाना भरने के लिए, और इस खेल के अंदर तेल आम आदमी का निकल रहा है।